जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे एमपीपीएससी एक श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था वो था हिस्ट्री, जिसमें हमने 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा है। साथ में उनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को जाकर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है वो है पॉलिटी, जिसके हम 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप उन्हें भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा। और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन है 27 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950 को। तो आंसर है बी 28 जनवरी 1950 को। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय सबसे शीर्ष न्यायालय है, जिसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। ये संविधान का संरक्षक भी है। यदि किसी कानून के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो आप उन महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट डाउन कर लीजिए, जो हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में पूछ लिए जाए। तो दोस्तों, प्रमुख तथ्य हैं, एकल न्यायपालिका की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। और सेकंड है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश सहित है। अगर बिना मुख्य न्यायाधीश के पूछेगा तो केवल और केवल 33 हो जाएंगी। याद रखिएगा, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का और वेतन को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल संसद के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है कि इनसे आने वाले एग्जाम में किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर है डी सर्वोच्च न्यायालय। और प्रमुख तथ्य हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, जो नागरिकों को अधिकार देता है कि यदि कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, किसी और जगह भेजने का। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय। और प्रमुख तथ्य हैं, अनुच्छेद 139 का के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वह देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL है ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, ऑप्शन सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, ऑप्शन डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो आंसर है ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और प्रमुख तथ्य हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उपयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में किया जाता है। तो दोस्तों, में कुछ और प्रमुख तथ्य हैं वो भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अगर आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि हमारे आने वाले एग्जामों में पूछ लिए जाए वो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि PIL को हिंदी में जो बोला जाता है वो है जनहित याचिका। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी देख लेते हैं। इसके तहत नागरिक समाज का कोई भी व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी
को जनहित याचिका की माता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने PIL को इस प्रकार परिभाषित किया है। अब किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको परिभाषित किया वो भी आप एक बार देख लीजिए कि एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित है अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा है जिसके कारण उनको कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हों के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करना है। तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा PIL के बारे में परिभाषित किया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के 20 क्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। 20 क्रांतिकाल का मतलब होता है कि अवकाश के दौरान, और प्रख्यापित का मतलब होता है जारी करना, याद रख लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 156, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 212, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213। तो आंसर है डी अनुच्छेद 213। और प्रमुख तथ्य हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 172, ऑप्शन डी अनुच्छेद 173। तो आंसर है बी अनुच्छेद 171। और प्रमुख तथ्य हैं, अनुच्छेद 171 के द्वारा राज्य विधानसभा परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है, जिसमें राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, जो इस प्रकार है: कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर में ही विधान परिषद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग एवं योजना के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। ऑप्शन ए DD बसु, ऑप्शन बी भालचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन सी MB माथुर, ऑप्शन डी आशुतोष पांडे। तो आंसर है सी MB माथुर। और प्रमुख तथ्य है, वित्त आयोग एवं योजना के परस्पर विलय का प्रस्ताव MB माथुर ने दिया था। इससे संबंधित कुछ और प्रमुख तथ्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि संविधान के अनुच्छेद 200, हम वित्त आयोग के बारे में पहले समझ रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, यह उससे पहले भी किया जा सकता है इसको। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम वित्त आयोग के गठन KC नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 में किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी कौशिक बसु, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी P चिदम्बरम। तो आंसर है ए नरेंद्र मोदी। और प्रमुख तथ्य हैं, नीति आयोग की संस्था का गठन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी। इससे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 125 के द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 127 के द्वारा। तो आंसर है ए अनुच्छेद 123 के द्वारा। और प्रमुख तथ्य हैं, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन ना हो या दोनों ही सदन ना हो, तभी वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं, परंतु ये अल्पकालीन होते हैं। तो दोस्तों,
राष्ट्रपति से भी संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जाता है जिन पर संसद कानून बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यादेश जो होता है उसको मौलिक अधिकार पर लागू नहीं किया जाता है। याद रखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मौलिक अधिकारों पर जो है अध्यादेश को कभी भी लागू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अध्यादेश को। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है तो यह कानून रूप ले लेता है, और यदि संसद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो यह छः सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी 1993 में। आंसर है ऑप्शन डी, आंसर है डी 1993 में। और प्रमुख तथ्य हैं, 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। तो दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। और जो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया होता वो था हिस्ट्री, जिसमें हमने एमपीपीएससी के द्वारा 10 वर्षों में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा है, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था वो है हमारा पॉलिटी, जिसके 4 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को जाकर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें और हिस्ट्री दोनों के वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा पॉलिटी का 5th वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूरी दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की जो भी धमाकेदार वीडियो है ना, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।